अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसको लोग रिटायरमेंट का सबसे सेफ इनकम ऑप्शन समझते हैं, वही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक भी बन सकती है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स एसडब्ल्यूपी को स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ बेसिक मिस्टेक्स की वजह से उनका पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत पहले ही खत्म हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात कि उन्हें ये कभी पता ही नहीं चलता कि आखिर गलती हुई तो कहाँ हुई। इसलिए अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट से मंथली इनकम लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी मिस्टेक्स की जो एसडब्ल्यूपी को प्रॉफिटेबल बनाने की बजाय डेंजरस बना देती हैं। तो विद एग्जांपल मैं आपको ये सब कुछ समझाऊंगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो मिस्टेक नंबर 1 आती है मार्केट वोलेटिलिटी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एसडब्ल्यूपी मार्केट वोलेटिलिटी से कैसे इंपैक्ट होती है। ये बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत लोग सोचते हैं कि एसआईपी कर करके या इन्वेस्टमेंट्स कर करके एक बार मेरा एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाए, उस इन्वेस्टेड कॉर्पस पे मैं एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर दूंगा और उसके बाद चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मार्केट में कुछ भी होता रहे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो हर महीने फिक्स अमाउंट अपने एसडब्ल्यूपी के थ्रू मिलता रहेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए किसी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और आप हर महीने 50,000 रुपीज विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि किसी भी रीजन से अगर अगले ही साल मार्केट 20% गिर जाती है, तो आपका पोर्टफोलियो जो 1 करोड़ रुपीज का था वो गिर के हो जाता है नियरली 80 लाख रुपीज का। लेकिन विड्रॉल आप अभी भी वही रखते हैं, यानी कि 50,000 रुपीज पर मंथ आप फिर भी विड्रॉ करते रहते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि पहले जब आपका कॉर्पस 1 करोड़ रुपीज का था और उस टाइम पे जब आप 50,000 रुपीज निकाल रहे थे, तो 50,000 रुपीज निकालने के लिए यहाँ पर आपको अपने म्यूचुअल फंड्स की कम यूनिट सेल करनी पड़ रही थी। अब क्योंकि आपका कॉर्पस गिर के 80 लाख हो गया है, तो अगेन 50,000 रुपीज की वर्थ की यूनिट सेल करने के लिए आपको यहाँ पर ज्यादा यूनिट सेल करनी पड़ेंगी। और जब मार्केट नीचे हो और आप फिर भी कंटिन्यूअसली यूनिट्स को बेच रहे हो, तो रिकवरी के टाइम पे यानी कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपके पास यूनिट्स यहाँ पर कम बचेंगी। इस इफेक्ट को फाइनेंस में कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। ये रिटायरमेंट पोर्टफोलियोज का सबसे डेंजरस रिस्क माना जाता है। तो लेसन यहाँ पर यह है कि एसडब्ल्यूपी सिर्फ रिटर्न्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि रिटर्न्स किस ऑर्डर में आपके पास आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मिस्टेक नंबर 2 आ जाती है विड्रॉल रेट। ये सबसे जरूरी चीज भी है और सबसे कॉमन मिस्टेक भी है। तो मिस्टेक यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि विड्रॉल रेट को अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से करने की बजाय अपनी डिजायर्ड इनकम के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपीज का है और आप हर साल 10 लाख रुपए निकालना चाहते हैं, तो विड्रॉल रेट आपका यहाँ पर हो जाता है 10% का। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है जिसको लोग कंसिडर करना ही भूल जाते हैं कि इवन अगर आपका पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज 11 से 12% के एनुअल रिटर्न्स बना भी रहा होगा, लेकिन फिर भी मार्केट की वोलेटिलिटी, टैक्स, इन्फ्लेशन, इन सब के बाद आपका पोर्टफोलियो फिर भी ग्रो नहीं कर रहा होगा। अब मे बी आप यहाँ पर ये सोचें कि यार 11-12% के रिटर्न्स तो काफी कम रिटर्न्स हैं। देखा जाए तो मार्केट ने पिछले 10 साल में या फिर 7 साल में 13-14% के रिटर्न्स तो वैसे ही दे दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में या फिर 7 साल में मार्केट में जो रिटर्न्स देखने को मिले हैं, ऐसे रिटर्न्स पहले कभी देखने को नहीं मिले थे। दूसरी चीज ये है कि अगर मार्केट ने पास्ट में काफी अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं, मे बी 14-15% के रिटर्न्स दे दिए हों, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आने वाले 10 साल में या फिर 15 साल में ऐसे ही रिटर्न्स देती रहेगी। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बेटर होगा कि आप एसडब्ल्यूपी के लिए कम से कम एनुअल रिटर्न्स को यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलें। अगर मार्केट आपको रिटर्न्स दे देगी तो फिर आपका वहां पर बेनिफिट ही है, वो एक्स्ट्रा कुशनिंग है जो आपको फ्यूचर में मिलेगी। कम एक्सपेक्ट करें लेकिन ज्यादा मिल जाए तो इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए सिंपल थंब ऑफ रूल यहाँ पर ये है, अगर हम विड्रॉल रेट की बात करते हैं तो जनरली 4 to 6% एनुअल विड्रॉल रेट को एक्चुअली में सस्टेनेबल विड्रॉल रेट माना जाता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, एसेट एलोकेशन आपका कैसा है, मार्केट कंडीशंस इस बीच कैसी रहती हैं। बस एक चीज यहाँ पर याद रखिए कि अगर विड्रॉल रेट बहुत ज्यादा हाई होगा तो आपके पोर्टफोलियो के जल्दी खत्म होने के चांसेस यहाँ पर उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज मैं आपको एक एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर के थ्रू समझा देता हूँ, आपको यहाँ पर और भी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, यहाँ पर मैं अमाउंट डाल देता हूँ 1 करोड़ रुपीज का। अभी ये है 1 लाख, तो मैं 2 जीरो और बढ़ा देता हूँ, ये बन गया है 1 करोड़ रुपीज का। और आई वॉन्ट टू विड्रॉ, लेट से अगर आप यहाँ पर विड्रॉ करते हैं 1 लाख रुपीज पर मंथ का, और ये विड्रॉल आपको करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स की बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ 25 ईयर्स। लेट से आपके रिटायरमेंट एज है 60 और 60 के बाद आप 85 ईयर्स तक पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स को हम यहाँ पर मान के चलते हैं लेट से 11%। अगर आप किसी हाइब्रिड फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं,
तो कम से कम 11% के रिटर्न्स हम यहाँ पर मान के चलते हैं। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपने विड्रॉल किया है यहाँ पर कंप्लीटली उसकी लिस्ट आ गई है। ये विड्रॉल आपका चलेगा 2050 तक का, अगर हम आज से स्टार्ट करते हैं। और इन्वेस्टेड अमाउंट आपका था 1 करोड़ रुपीज़ का। विड्रॉल अमाउंट आपका यहाँ पर हो गया है 2 करोड़ 38 लाख रुपीज़ का। अब क्योंकि आपको यहाँ पर रिटर्न्स भी मिले होंगे तो 2 करोड़ 38 लाख रुपीज़ आपने विड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बैलेंस वैल्यू आपके पास कुछ बची ही नहीं है। 25 रुपए की बैलेंस वैल्यू आपके पास है, वो भी तब जब हमने यहाँ पर अपना विड्रॉल रेट बिल्कुल कॉन्स्टेंट रखा हुआ है 1 लाख रुपीज़ का। अभी यहाँ पर आप इन्फ्लेशन को भी देखिए, मार्केट में जो वोलेटिलिटी आएगी उसको भी देखिए। अगर कोई इमरजेंसी आपकी फैमिली में आ जाती है तो वहाँ पर भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर खतरे में आ सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर पहले ही खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि विड्रॉल रेट को हमें यहाँ पर कम करना होगा। तो 1 लाख की बजाय अगर मैं यहाँ पर इसको 50,000 कर देता हूँ, यानी कि 6% एनुअली या फिर 0.5% मंथली, तो ये हो गया 50,000 रुपीज़। और अगर हम इस कैलकुलेशन को देखते हैं तो अब की बार आप देख सकते हैं कि बैलेंस वैल्यू आपके पास यहाँ पर अभी भी 6 करोड़ से ज्यादा बचती है। यानी कि 25 साल में अगर आपको 11% के रिटर्न्स भी मिलते हैं तब भी आपके पैसे यहाँ पर खत्म नहीं होंगे। जाते जाते आप अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट छोड़ के जाएंगे। तो सारा खेल यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस का है। कॉर्पस 1 करोड़ की बजाय अगर 2 करोड़ होता है या फिर 5 करोड़ रुपए होता है तो आपके यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से निकल सकते हैं। 0.5% आपके लिए एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, जिसके थ्रू आप इजीली अपनी बची हुई लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। या दूसरी चीज ये है कि अगर आपका कॉर्पस कम है, 1 करोड़ है या फिर उससे कम का है, तो आपको विड्रॉल रेट भी यहाँ पर आपको कम रखना होगा, जिससे कि आपका जो कॉर्पस है वो सस्टेन कर पाए आने वाले सालों तक। मिस्टेक नंबर 3 आ जाती है नॉट टेकिंग केयर ऑफ इमरजेंसीज। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो जब रियलाइज होती है तो पता चलता है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। देखिए, एसडब्ल्यूपी आप तब स्टार्ट करते हैं जब आप अपनी प्राइमरी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहते और खुद के लिए एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो एसडब्ल्यूपी करके भला आप क्या ही करेंगे, आपके खर्चे तो आपकी एक्टिव इनकम से निकल जाने चाहिए। तो एसडब्ल्यूपी एक ऐसी चीज है जहां आपको आपके आने वाले हर एक एक्सपेंस की समझ होनी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा प्लान यहाँ पर खराब हो सकता है और आप मुसीबत में आ सकते हैं। और जब बात आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ से जुड़ी हो तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक हॉस्पिटलाइजेशन आज के टाइम पे आपके लिए कितना बड़ा खर्चा लेके आ सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक सही हेल्थ इंश्योरेंस पे अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपके हेल्थ से जुड़े जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके पॉकेट से ना जाएं। तो अगर आप एक नया हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इसमें कोई भी जल्दीबाजी ना करें। इंश्योरेंस लेने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है। इट इज सुपर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर बाइंग, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो। अब मे बी आपको ये सभी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग लगती हो, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती हो और आप यहाँ पर ये सोचें कि यार इसके बारे में अब हम पढ़ाई कहाँ से करें। तो लास्ट वीक मैंने डिट्टो की एक इंश्योरेंस मास्टर क्लास अटेंड की और ऑनेस्टली बताऊं तो इट वाज अमेजिंग। डिट्टो हर सैटरडे संडे बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करता है और अच्छी बात यह है कि हर सेशन सिर्फ 60 मिनट्स का होता है। डे 1 यानी कि सैटरडे को लाइफ इंश्योरेंस की मास्टर क्लास चलती है और डे 2 यानी कि संडे को हेल्थ इंश्योरेंस की मास्टर क्लास कंडक्ट होती है। इन सेशंस में आपको इंश्योरेंस की पूरी थ्योरी तो यहाँ पर समझ में आएगी ही, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट सूट करता है। 1 घंटे में आपको बहुत ही सॉलिड बेसिक नॉलेज यहाँ पर मिल जाती है। और डिट्टो के बारे में मैं एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि डिट्टो अपने आप में कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है कि जो अपनी ही पॉलिसी आपको चिपका दे या फिर आपको बेचने की कोशिश करे। ये एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर है। इनका काम पॉलिसीज यहाँ पर इशू करना नहीं है, बल्कि आपको सही प्लान सजेस्ट करना है जो आपके लिए परफेक्ट हो। इनका ये गोल नहीं है कि ये आपको रैंडम कॉल्स करें और आपको बार बार इंश्योरेंस लेने के लिए कन्विंस करें कि इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो। इंस्टेड ये इन क्लासेस के थ्रू सही नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं। वैसे तो ये सेशंस हर वीक होते हैं, लेकिन इस वीक की मास्टर क्लास के लिए सिर्फ 100 फ्री सीट्स अवेलेबल हैं और एक स्पेशल ट्रीट की डिट्टो की टीम ने ये लिमिटेड स्लॉट्स ओनली मेरे व्यूअर्स के लिए ब्लॉक किए हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट कि ये सारे फ्री स्लॉट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हैं, तो देर मत करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करो और अपनी सीट को ग्रैब करो। फोर्थ मिस्टेक यहाँ पर आ जाती है सेलेक्टिंग रॉन्ग म्यूचुअल फंड कैटेगरी। ये मिस्टेक लोग बहुत अननोइंगली करते हैं कि वो किसी भी म्यूचुअल फंड से अपनी एसडब्ल्यूपी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स से इवन अगर उन्हें 6% पर ईयर विड्रॉल करना है तो वो क्या करते हैं कि 2% एक म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर लिया, 2% दूसरे से कर लिया और 2% थर्ड म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर लिया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हर म्यूचुअल फंड मंथली इनकम के लिए सूटेबल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से अपनी
एसडब्ल्यूपी करना स्टार्ट कर देते हैं ये सोच के कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अच्छे होते हैं, उनके रिटर्न्स लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर मैं एसडब्ल्यूपी यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ तो मैं ज़्यादा विड्रॉ भी कर पाऊंगा क्योंकि मुझे रिटर्न्स इन दी एंड यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। अब एक बार अगर आप यहाँ पर रुक के सोच के देखें किसी वर्स्ट केस मार्केट के फॉल की, या इवन अगर हम वर्स्ट केस की बात नहीं भी करते हैं, 12% 15% मार्केट फॉल की ही अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स 30% से लेके इवन 50% या फिर उससे ज्यादा भी गिर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि अगर आपका कॉर्पस ही यहाँ पर एक तरह से 30% गिर जाए या फिर आधा ही हो जाए, और ऊपर से अगर आप एसडब्ल्यूपी की इसी इनकम पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि आप हर मंथ यहाँ पर विड्रॉ करेंगे ही करेंगे, तो आपके लिए यहाँ पर इस कॉर्पस को रिकवर करना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाएगा। इसलिए रिटायरमेंट इनकम के लिए अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स जो जनरली कंसीडर किए जाते हैं वो हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स या फिर डेट फंड्स। ये सभी म्यूचुअल फंड्स एसडब्ल्यूपी के लिए रिलेटिवली स्टेबल माने जाते हैं, वोलेटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती, और रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो वही 10% से लेकर 12% तक के आसपास के रिटर्न्स आपको इन म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं। देखिए मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करने से पहले सही म्यूचुअल फंड को चूज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि विड्रॉल अमाउंट को चूज करना। एसडब्ल्यूपी के टाइम पे आपको रिटर्न्स मार्केट के मुकाबले भले ही 1-2% कम मिल जाए, लेकिन जो डाउनसाइड है यानी कि आपके पोर्टफोलियो में जो फॉल है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिकवरी ऐसे केस में डिफिकल्ट हो जाती है। मिस्टेक नंबर 5 आती है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। अगर आप एसडब्ल्यूपी के टाइम पे इन्फ्लेशन को यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं तो ये मिस्टेक आपके ऊपर भारी पड़ सकती है और धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो को डैमेज कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आज आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं लेट से 50,000 रुपीज, तो आप सोच के देखिए कि क्या 15 साल के बाद भी आपके एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज ही होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई लगातार एक दर से बढ़ती रहती है। अगर इन्फ्लेशन को हम ऑन एन एवरेज आने वाले सालों में 6% भी मान लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हर 12 साल में आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो डबल हो सकते हैं। यानी कि आज अगर 50,000 रुपए से आपका घर चल रहा है तो 15 साल के बाद शायद आपको 1 लाख या फिर उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एसडब्ल्यूपी की प्लानिंग के टाइम पे एसडब्ल्यूपी को एक फिक्स अमाउंट मान लेते हैं कि हमें इतना ही अमाउंट चाहिए होगा, और उसके हिसाब से अपनी कंप्लीट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जब समय आने पर रियलाइज होता है कि महंगाई की वजह से हमारे जो खर्चे हैं वो इसमें कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, हमें खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि विड्रॉल को यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा, जो इंटर्न आपके पोर्टफोलियो को यहाँ पर समय से पहले खत्म कर सकते हैं। तो लेसन यहाँ पर ये है कि एसडब्ल्यूपी प्लानिंग में या फिर इवन रिटायरमेंट प्लानिंग में आप सिर्फ अपने करंट एक्सपेंसेस को यहाँ पर मत देखिए, फ्यूचर इन्फ्लेशन को भी अपनी कैलकुलेशंस में इंक्लूड कीजिए। मिस्टेक नंबर 6 आती है स्टार्टिंग एसडब्ल्यूपी टू अर्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट शुरू करते ही अगले 6 महीने में या फिर 1 साल बाद ही अपनी एसडब्ल्यूपी करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये चीज आपके पोर्टफोलियो के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। लेट्स से आपने अपना कंप्लीट कॉर्पस किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में डाला और 1 साल बाद ही आपने वहां से मंथली इनकम निकालना शुरू कर दी, और जैसे कि मैंने पहले वाले पॉइंट से बात की थी कि अगर इसी पीरियड में मार्केट करेक्शन आ गया तो आपके पोर्टफोलियो को यहाँ पर ग्रो करने का तो टाइम मिला ही नहीं, यानी कि वो 1 करोड़ रुपए बढ़ के 1 करोड़ 5 लाख बनते या फिर 1 करोड़ 10 लाख रुपए बनते, उससे पहले ही आपने यहाँ पर विड्रॉल स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि इन अर्ली विड्रॉल्स की वजह से यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो पे जो कंपाउंडिंग होती है वो पहले रुक जाती है। इसलिए एक्सपर्ट्स यहाँ पर जनरली सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं या इवन हाइब्रिड या फिर मल्टी एसेट फंड से आप एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, तो आइडियली आपके इन फंड्स पे या फिर मैं कहूँ आपके कॉर्पस पे एक अक्यूमुलेशन फेज यहाँ पर होना चाहिए, जिससे कि मार्केट वोलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो कम हो सके और आपके पोर्टफोलियो को यहाँ पर ग्रो होने का टाइम मिल सके। फाइनली मिस्टेक नंबर 7 यहाँ पर आ जाती है नॉट अंडरस्टैंडिंग टैक्सेशन। ये मिस्टेक भी बहुत से इन्वेस्टर्स पे एक्सपेंसिव पड़ सकती है कि लोग क्या सोचते हैं कि एसडब्ल्यूपी में जो अमाउंट मेरे पास है, यानी कि मेरा जो पूरा कॉर्पस है, उस पूरे कॉर्पस पे ही टैक्स लगेगा, या कुछ लोग सोचते हैं कि क्योंकि मैं छोटा छोटा अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं तो यहाँ पर बिल्कुल भी टैक्स लगेगा ही नहीं। एक्चुअली में ये दोनों ही बातें यहाँ पर गलत हैं। तो रियलिटी ये है कि एसडब्ल्यूपी में विड्रॉल 2 पार्ट्स में होते हैं। पहला पार्ट होती है आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा पार्ट होता है आपका प्रॉफिट। टैक्स सिर्फ प्रॉफिट वाले पोर्शन पे लगता है और यहाँ भी डिफरेंस आ जाता है। जिस भी म्यूचुअल फंड से आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वहां पर आपका होल्डिंग पीरियड शॉर्ट है तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा एसटीसीजी टैक्स, और अगर होल्डिंग पीरियड रिक्वायर्ड ड्यूरेशन को क्रॉस कर गया है तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना पड़ता है एज पर योर टैक्स स्लैब, और वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं तो वो लगता है 12.5% ऑन गेन्स अबव
1.25 लाख। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद जल्दी एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको अननेसेसरी ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। जबकि अगर आप जिस म्यूचुअल फंड में आपने फाइनली अपना कॉर्पस डिपॉजिट किया है, जहाँ से आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पर थोड़ा वेटिंग पीरियड डालते हैं, यानी कि 2 या 3 साल रुकने के बाद वहाँ से एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो जिस भी म्यूचुअल फंड से आप एसडब्ल्यूपी करने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन को आप समझिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन डिफरेंट होते हैं, हाइब्रिड फंड के टैक्स इंप्लीकेशन डिफरेंट होते हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के डिफरेंट होते हैं, और इवन अगर आप प्योरली डेट फंड से कर रहे हैं तो डेट फंड के जो टैक्स इंप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर कि आप सबसे पहले टैक्सेशन को समझ लें। अब बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन की। तो दोस्तों देखिए, एसडब्ल्यूपी अपने आप में कोई गलत स्ट्रैटेजी नहीं है। इनफैक्ट रिटायरमेंट इनकम जनरेट करने के लिए ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन तब जब आप इसे सही तरीके से यूज करते हैं। तो एक सक्सेसफुल एसडब्ल्यूपी के लिए हमेशा याद रखिए कि मार्केट वोलेटिलिटी को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, विड्रॉल रेट को सस्टेनेबल रखिए, सही म्यूचुअल फंड कैटेगरी को चूज कीजिए, इन्फ्लेशन को प्लानिंग में इंक्लूड कीजिए, इक्विटी फंड्स में पोर्टफोलियो को ग्रो होने का समय दीजिए, और टैक्सेशन को समझकर ही अपनी एसडब्ल्यूपी को स्टार्ट कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करके मुझे जरूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।